अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 24 जून से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। इस साल नियुक्ति के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की गई। माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले में सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट में 23 जून को होगी सुनवाई। राज्य समन्वय समिति की बैठक में गठबंधन ने मांडर उपचुनाव एकजुट होकर लड़ने का किया फैसला। भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम ने आज किया चुनाव प्रचार। और 10 जून की हिंसा के बाद आज रांची में सब कुछ रहा शांतिपूर्ण। जगह जगह पुलिस जवानों के साथ मजिस्ट्रेट की रही बहाली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे गुजरात को कई सौगात देंगे। अपनी यात्रा के दौरान कल सुबह वे पावागढ़ में महाकाली माता के दर्शन करेंगे और वहीं हेरिटेज फॉरेस्ट का भी अवलोकन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री बड़ोदरा में गुजरात गौरव अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान करीब 8,000 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात गौरव अभियान के मंच से ही डायनेमिक बिल्डिंग, विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही वे अहमदाबाद बोटांड के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही इस साल नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि अग्निपथ योजना से युवाओं को फायदा होगा। द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर क्या है सच्चाई और मिथक, देखते हैं अग्निपथ योजना से जुड़ी ये खास वीडियो। भ्रम, इससे सशस्त्र सेनाओं की प्रभाविकता को नुकसान पहुंचेगा। सच्चाई, ज्यादातर देशों में इस तरह का शॉर्ट टर्म एनालिस्टमेंट सिस्टम मौजूद है, इसीलिए इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है और इसे युवा और चुस्त सेना के लिए बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं के केवल 3% तक ही होगी। इसके अलावा 4 साल बाद सेना में फिर से शामिल करने से पहले अग्निवीरों के प्रदर्शन को टेस्ट किया जाएगा। इसलिए सेना को सुपरवाइजरी रैंक्स के लिए टेस्टेड और ट्राइड पर्सनल ही मिलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की रक्षा सुरक्षा में भारतीय सेना का योगदान अतुलनीय है। भारत सरकार की अग्निवीर योजना सेना के माध्यम से हमारे युवाओं को देश सेवा करने और उन्हें रोजगार स्किल के अवसर उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास है। तो उसको पहले साल 4,70,000 की तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपए उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना, खाना पीना, सर्विस करना वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की बाद। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते तो 10 से 11 लाख रुपये तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपया खाते में होगा। ऐसा ही है। 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बाद।
12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है, किसी और कोर्स में आप आए हो तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन है कि 4 में से एक बचा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है, उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है, 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, वहाँ पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन जो होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहाँ पे भी लेने की देश भर में तैयार है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। पाकुड़ के युवा इसे अच्छी योजना बता रहे हैं। इनका कहना है कि इससे युवाओं में भटकाव कम होगा और देश प्रेम की भावना बढ़ेगी। 20 साल नौकरी करने के बाद अभी ये जो योजना मोदी जी ने लाया है, ये बहुत ही सुंदर योजना है हम लोगों के बाल बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, स्किल्ड होते हैं, और वो आकर के 4 साल नौकरी करने के बाद इतने पैसे मिलेंगे कि वो आकर के अपना सिविल जिंदगी में और उसका उपयोग कर सकेंगे। और ये इजराइल के तर्ज पर हमारे सभी लोगों को और सेना में काम करना ही चाहिए। 4 साल सेना में काम करना चाहिए। ये धीरे धीरे और इसका इफेक्ट कोई 10 वर्षों के बाद हम लोगों को समाज में दिखाई पड़ेगा। देखिए, हम देखें पिछले 2 वर्ष से 2020 से तो कोरोना महामारी का प्रकोप रहा। उसमें बहुत सारे युवा, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे युवा खास करके बेरोजगार हुए, उन्हें कोई काम नहीं था। तो इसे अगर रोजगार से जोड़कर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी पहल है भारत सरकार की। ये भारत सरकार के एक सराहनीय पहल है, जिससे कि एक युवा को रोजगार मिलेगा, युवा को बढ़ने का मौका मिलेगा तथा एक बेहतर भविष्य की मौका मिलेगी। क्योंकि इसके 4 साल बाद भी बहुत तरह के रास्ते खुलेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि कुछ लोगों को परमानेंट किया जाएंगे, या कुछ राज्य बोल रहे हैं इसे हम अपने सेवा में अपने प्राथमिकता देंगे। और देखिए, ये जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना है, इतना तो कंफर्म है कि इससे रोजगार मिलना है और इससे देश सेवा का भी मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बेनिफिशियल है और ये हमारे लिए अच्छा है, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। भारत सरकार ये योजना लाके बहुत अच्छा किया है। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। 4 साल नौकरी करने के बाद उसमें जज्बा पैदा होगा और देश हित के लिए काम करेगा और रोजगार का अवसर भी मिलेगा हमारे बच्चे को भविष्य में। बहुत ही इसके साथ झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर आज सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली माइनिंग पट्टे की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने हाईकोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट भी सौंपी है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों से जुड़े शेल कंपनी मामले में आज मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मांडर उपचुनाव में एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार करेंगे। बैठक में गुरुजी के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बंधु तिर्की, विनोद पांडे, फागू बेसरा और योगेंद्र प्रसाद मौजूद थे।
मांडर उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के समर्थन में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज मांडर के बकरौंदा पंचायत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल को संबोधित किया। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसे भेज रही है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी कल मांडर में जन चौपाल को संबोधित करेंगे। जिसको जिस काम के लिए भेजा गया था वो उल्टा काम किया, इसलिए चुनाव की नौबत फिर से आ गई। आपके हिस्सेदारी में जो काम होना चाहिए उस काम को अपने हिस्सेदारी में डाल दिया, इसलिए मेंबरशिप कोर्ट ने खत्म कर दिया, चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। तो इसलिए फिर से चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में ऐसे लोगों का हम लोग बहिष्कार करते हैं, ये कह करके चाहे जितना भी बूढ़े बुजुर्ग गांव में जो नहीं भी चल पाता वो भी वोट देने के लिए जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं, इसलिए सबको वोट देने। वहीं अन्नपूर्णा देवी ने भी आज पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के पास भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प रह गया है। आपके माध्यम से हर युवा चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड हो। भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है कि बिल्कुल उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब जो नई पीढ़ी है, आम जन है, हर लोग चाहता है कि झारखंड का भी देश के अंदर एक अच्छी छवि बने और निश्चित तौर पे उस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान मांडर के बेड़ो के रानी टोली में जनसंपर्क अभियान के दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए गए हैं, जिसे यहां की बेटी ही आगे बढ़ाएगी। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने भी आज पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,847 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 7,985 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 63,063 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 6 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। 10 जून की हिंसा के बाद आज रांची में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। जगह जगह पुलिस जवानों के साथ मजिस्ट्रेट भी बहाल रहे। मेन रोड समेत विभिन्न इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुमे की नमाज अदा की। कई इलाकों में लोगों ने घरों में ही और आसपास के मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। कल से ही मेन रोड समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जगह जगह पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचे। समाज में कभी कभी बदअमनी और बेचैनी फैलती है या कोई उपद्रव हो जाता है तो अफवाह से होता है। कुरान में अफवाह से बचने की एक आयत है। सूरह हुजरात 26वां पारा आयत नंबर 6 में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। कोई अविश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा या कोई अविश्वसनीय साधन के द्वारा कोई खबर, कोई घटना तुम तक पहुंचे तो उसकी छानबीन तहकीक कर लिया करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को
आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में प्री मानसून बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। प्री मानसून बारिश से रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज और कल राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने आज से 21 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयास से वर्ष 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी। महुआ लगाएंगे, आम लगाएंगे या लोकल इंडिजिनस स्पीसीज लगाएंगे तो उसके फैलने के चांसेस कम होंगे, और एकेसिया लगाएंगे, चक्रवृद्धि लगाएंगे तो हम रोबस्ट प्लांट्स लगाएंगे। दूसरा शेड्यूल ऑफ रेट की बात है, जैसा स्कीम वाइज आगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार समाहरणालय सभागार में आज एक बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला साक्षर अभियान की समीक्षा की गई। पलामू जिला समाहरणालय सभागार में आज नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उपायुक्त ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई। कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड के प्रखंड प्रमुख पद पर श्री सत्यनारायण यादव को निर्वाचित किया गया है। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री मनीष कुमार ने नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण यादव को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। सरायकेला खरसावां जिले के टाउन हॉल में आयोजित परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री चंपई सोरेन ने परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लें, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। आज हजारीबाग समाहरणालय सभागार में तकनीकी विभाग को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभागों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में NH 23 पर एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। यह घटना उस समय घटी जब रामगढ़ थाना क्षेत्र इलाके में कोर्ट परिसर के पहले एक निजी स्कूल बस पेड़ से टकराकर पलट गई। इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची है। धनबाद रेलवे मंडल के डाल्टनगंज कजरी रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए 18 से 21 जून तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण डेहरी ऑन सोन बरकाकाना डेहरी ऑन सोन पैसेंजर, बरवाडीह डेहरी ऑन सोन बरवाडीह पैसेंजर, गोमो चोपन गोमो पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है, जबकि बरकाकाना वाराणसी बरकाकाना मेमू पैसेंजर स्पेशल को 21 जून को परिवर्तित मार्ग गया के रास्ते और शक्तिपुंज एक्सप्रेस को 20 जून को गढ़वा रोड सोन नगर गया के रास्ते चलाया जाएगा। झारखंड में अगले 2 दिनों में मानसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान में अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हो रही प्री मानसून बारिश से लोगों ने काफी राहत महसूस की है। राज्य में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। शिक्षक गृह जिला स्थानांतरण के लिए भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है रांची के मधुलिका पाठक ने। घर परिवार का फर्ज निभाते हुए मधुलिका ने फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। मधुलिका पाठक की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उन्हें बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। शादी के बाद पति के सहयोग से इन्होंने अपने फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा किया। इसके साथ ही 2018 में खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर मिसेस झारखंड का खिताब और एवं 2019 में मिसेस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, 2021 में दिव्यांग बच्चों को फैशन डिजाइनिंग के लिए प्रेरित करने पर नारी शक्ति का अवार्ड राज्यपाल रमेश बैस के हाथों मिल चुका है। दिसंबर 2021 में मैंने एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक शो कराया था, जिसमें उन्हें मैंने रैंप पे लाया और एक मेरा बहुत सफल ये आयोजन था मेरा। और मेरा ये करने का मकसद यही था कि मैं उन दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। लास्ट दिसंबर में मैंने एक इसका सफल आयोजन कराया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे रमेश बैस सर जी, माननीय राज्यपाल सर जी थे रमेश बैस, और उनके ही हाथों से मुझे नारी सशक्तिकरण का अवार्ड भी मिला था। आज मधुलिका पाठक केवल फैशन डिजाइनर ही नहीं बल्कि वर्म्स फैशन इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, जहां कपड़े डिजाइन करने एवं फैब्रिक की जानकारी भी दी जाती है। यहाँ के छात्रों का कहना है कि यहाँ क्लास से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। मधुलिका मैम का अक्सर यहाँ पे सेशंस हुआ करता है, जिनसे हमें काफी सीखने को मिलता है और हम उसके लिए काफी थैंकफुल है मैम का कि वो यहाँ आती हैं और हमें सीखने को मिलता है उनसे काफ़ी कुछ। मधुलिका मैम का क्लास मैंने किया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और रियल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू। आज मधुलिका पाठक राज्य की उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं, जो घर परिवार संभालते हुए अपने करियर को ऊंची उड़ान देने का सपना देखती हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नल से जल अभियान को गिरिडीह में अब पंख लगने शुरू हो गए हैं। शुद्ध जल की आपूर्ति होने से पोखरिया के लोग सरकार से काफी खुश हैं। गिरिडीह जिले के लोग इस साल गर्मी की तपिश के बीच भी राहत की सांस ले रहे हैं। दरअसल पहले जहां गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए कोहराम मच जाता था, वहीं इस बार स्थिति बदल चुकी है। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नल से जल अभियान के कारण। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बहुत तकलीफ था, कुछ सब नाल घर घर ये हो गया था, पानी का सुविधा हो गया, अभी नाल चालू हो गया, दूर भी कुछ दूर हो गया। इतना लेडीज लोग बहुत दूर से 2 किलोमीटर से हम लोग पानी ला देता था। खाना बर्तन भी नहान तो दूर जाना पड़ता था। दूर से पानी लावे लियो बाबू, नदिया से लावे लियो, थोड़ा मोना चूहा बना ले लियो, वहाँ से पानिया लावे लियो। फिर अभी चपकल जल में बन गए तो ये पानी मतलब हमने के साधन भे गए। है पहले तो पानी हम लोग का बड़ी दिक्कत था, नदी नाला से लाते थे, अभी घर में पानी आ गया था, कोई टेंशन नहीं। इस अभियान में एक तरफ मल्टी विलेज स्कीम के तहत बड़े बड़े जल मीनार बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे स्कीम बनाकर जलापूर्ति की जा रही है। गिरिडीह सदर प्रखंड के आदिवासी बहुल पोखरिया गांव के लोग चुआ और नदी नाला से लाकर पानी पीते थे, वहीं अब घर में पानी मिलने से उनकी बड़ी समस्या दूर हो गई है। गांव के लोग इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। बहुत दूर से पानी ला रहे थे पहले, अभी सही में इतना लाए तो बहुत अच्छा में है, और पहले तो दूर से हम ला देते हैं तो बहुत परेशान में रहते थे। दूर से पानी लाए हैं, अब सूर में पानी है तो बहुत आराम होते हैं। कहते हैं जल है तो कल है। नल के माध्यम से सभी घरों को शुद्ध जल पहुंचाने की कोशिश गिरिडीह में रंग ला रही है। सरकार के इस प्रयास से गरीबों आदिवासियों की जिंदगी आसान हुई है।
कहना गलत नहीं होगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास की दिशा में ऐसे प्रयास से बेहतर कल का सपना साकार होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़िया समाज सुधारक उत्कल मणि गोपाबंधु दास को, जिनका 17 जून 1928 को निधन हुआ था। उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्म युद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। गोपाबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया। गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। हम पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मणि को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 जून 1919 को हुई थी। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को की गई हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे। मणि पर सार्जेंट रोलैंड की हत्या का आरोप लगाया गया था। 17 जून 1919 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 24 जून से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। इस साल नियुक्ति के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की गई। माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले में सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट में 23 जून को होगी सुनवाई। राज्य समन्वय समिति की बैठक में गठबंधन ने मांगर उपचुनाव एकजुट होकर लड़ने का किया फैसला। भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम ने आज किया चुनाव प्रचार। और 10 जून की हिंसा के बाद आज रांची में सब कुछ रहा शांतिपूर्ण। जगह जगह पुलिस जवानों के साथ मजिस्ट्रेट की रही बहाली।